हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई में पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे जीवन बीमा कारोबार के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। आज हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की, मतलब पुराने सामान का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाएगा, जीएसटी किस पर लगेगा। वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इक्वल टू होता है सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस। लिखा है वेयर ए टैक्सेबल सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय ए पर्सन dealing in buying and selling of second hand goods, that is used goods as such or after such minor processing which does not change the nature of the goods, and where no input tax credit has been availed on the purchase of such goods. The value of supply shall be the difference between the selling price and the purchase price, and where the value of such supply is negative, it shall be ignored. जहां पुरानी वस्तुओं या इस्तेमाल की गई वस्तुओं को खरीदने और बेचने का काम करने वाला व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को उसी रूप में या छोटा सा प्रसंस्करण यानी कि माइनर प्रोसेसिंग के बाद, जिससे वस्तुओं की प्रकृति में, उनके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी कर योग्य यानी कि टैक्सेबल आपूर्ति करता है, सप्लाई करता है, और जहां खरीद पर यानी परचेस पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है, तो ऐसे सामान की आपूर्ति का मूल्य बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के बीच अंतर होगा, और जहां ऐसी आपूर्ति का मूल्य नकारात्मक है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि पुराना गुड्स है, सेकेंड हैंड गुड्स है, यूज किया हुआ गुड्स है, और सेकेंड हैंड गुड्स या यूज्ड गुड्स में डील करने वाला कोई पर्सन, सप्लायर जो सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदता बेचता है, वो अगर सेकेंड हैंड गुड्स को एज इट इज जैसा खरीदा है वैसा ही या थोड़ा सा उसमें प्रोसेसिंग करके, प्रोसेसिंग ऐसा होना चाहिए कि जिससे उस सेकेंड हैंड गुड्स का नेचर नहीं बदले, और वो जो सेकेंड हैंड गुड्स है उसको परचेस करने के टाइम पर जो जीएसटी दिया गया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जाता है, तब उस केस में क्या होगा, उस सामान के सप्लाई का वैल्यू सेलिंग प्राइस और परचेस प्राइस का डिफरेंस होगा, और अगर ये डिफरेंस माइनस में है, नेगेटिव है, तो छोड़ देंगे उसको हम लोग। एग्जाम्पल है मिस्टर बी, second hand car dealer, purchased a second hand car for rupees 5 lakh. मिस्टर बी जो कि पुरानी कार का डीलर है, ये कार खरीदता बेचता है, उसने पुरानी कार 5 लाख रुपए में खरीदी। डीलर सोल्ड द सेम टू जेड लिमिटेड फॉर रुपीज 5,50,000। ये जो पुरानी कार मिस्टर बी जो कि कार का, मैं सेकेंड हैंड कार का डीलर है, 5 लाख में जो कार खरीदी है ना, इसको ये क्या कर रहा है, जेड लिमिटेड को 5,50,000 में बेच दे रहा है। ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं कि परचेस करने, ये जो 5 लाख में खरीदा है, इस टाइम पर जो जीएसटी लगा उस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है, तब इस केस में
सप्लाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंस, सेलिंग प्राइस और परचेस प्राइस का डिफरेंस कितना आया, 50,000। वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डिफरेंस बिटवीन परचेस प्राइस एंड सेल प्राइस। यहां बार बार बोला जा रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट उस गुड्स के परचेस पर नहीं लिया गया हो। अगर ले लिया गया है तो क्या होगा, सप्लाई का वैल्यू पूरा पूरा सेलिंग प्राइस। मतलब इसको ऐसे लीजिए कि मिस्टर बी जो कि सेकेंड हैंड कार का डीलर है, सेकेंड हैंड कार खरीदा 5 लाख में, खरीदने के समय पर वो जीएसटी पे किया, ठीक है। अब यही डीलर इस कार को 5.5 लाख में जेड लिमिटेड को बेच दिया। अब कार को परचेस करने के टाइम पर जो जीएसटी पे किया गया है उसका अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है तो यहां पर इस केस में सप्लाई का वैल्यू 50,000 माना जाएगा, डिफरेंस। और अगर परचेस करने के टाइम पर जो जीएसटी पे किया गया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा चुका है तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा सप्लाई का वैल्यू, पूरा पूरा 5,50,000 रुपया। इंपॉर्टेंट नोट जो ध्यान देने वाला है, वैल्यू कैन बी डन अंडर दिस प्रोविजन व्हेन गुड्स आर सोल्ड एज सच और आफ्टर सच माइनर प्रोसेसिंग। और दूसरा बोल रहा है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज टेकन ऑन परचेज ऑफ सच गुड्स। ये जो प्रावधान है इसके तहत सप्लाई का वैल्यू तब निकाला जाएगा जब सामान को उसी रूप में या मामूली प्रसंस्करण मतलब कि माइनर प्रोसेसिंग के बाद बेचा जाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसे सामानों की खरीद पर, परचेस करने पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड हैंड में ही एक और गुड्स है, रीपर्चेज्ड गुड्स। तो वैल्यू ऑफ गुड्स रीपर्चेज्ड, पुनः कब्जे में किए गए माल का मूल्य। लिखा है हाउएवर द परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रीपर्चेज्ड फ्रॉम ए डिफॉल्टिंग बोरोवर who is not registered for the purpose of recovery of a loan or debt shall be deemed to be the purchase price of such goods by the defaulting borrower reduced by 5% for every quarter or part thereof between the date of purchase and the date of disposal by the person making such repossession। ये बोल रहा है कि एक डिफॉल्टर उधारकर्ता मतलब उधार लेने वाला जो कि डिफॉल्टर बन गया है, जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, उससे ऋण या उधार की वसूली के लिए, ठीक है, ऋण, लोन या डेब्ट, ऋण या उधार की वसूली के लिए कब्जे किए गए सामानों का खरीद मूल्य, मतलब कि हम जो उधार दिए हैं, जैसे मान लेते हैं एचपी सिस्टम पर सामान बेचा गया है, ठीक है, और जो खरीदने वाला पर्सन है वो पूरा पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, डिफॉल्ट कर गया, ठीक है। अब अगर वो परचेजर, बायर, खरीदने वाला जो कि उधार खरीद रहा है, हायर परचेस सिस्टम पे खरीद रहा है, रजिस्टर्ड नहीं है, अब वो इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पाया और उसके पास जो सामान जो मैंने बेचा गया था ना, उस सामान को सेलर जो है दोबारा अपने कब्जे में ले लेता है, तो उस सामान का जो खरीद दाम है, परचेस प्राइस है, डिफॉल्टर उधारकर्ता उसके द्वारा ऐसे माल की क्रय कीमत को माना जाएगा जिसमें क्रय की तारीख और ऐसा कब्जा पुनः करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके निपटान की तारीख, उसके बीच प्रत्येक तिमाही, हर एक क्वार्टर, ठीक है,
या उसके भाग के लिए 5% की राशि को घटाया जाएगा। ये बोल रहा है मतलब कि कोई डिफॉल्टर है। ये बोल रहा है कि जो डिफॉल्टर बायर है, ठीक है, डिफॉल्टर बायर जब इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पाता है तो जो सेलर है उसको ये राइट है कि वो अपने बकाया पैसे की वसूली के लिए जो सामान बेचा गया है हायर परचेस सिस्टम पर उसको पुनः अपने कब्जे में ले ले, रीपजेस कर ले। अगर वो रीपजेस करता है तो फिर तो बेचेगा ही ना किसी को। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि जो सेलर है उसके लिए रीपजेस करने पर, जब वो गुड्स को रीपजेस कर लिया, एक बार तो बेच दिया था, जिसको बेचा वो कुछ इंस्टॉलमेंट दिया फिर पैसा नहीं दे पाया, उस केस में क्या है कि जब पैसा नहीं दे पाया तो रिकवरी के लिए उसका सामान सीज किया गया, पुनः अपने कब्जे में ले लिया सेलर। तो जब सामान को दोबारा बेचा जाएगा तो वो तो सेकेंड हैंड गुड्स ही है ना, तो परचेस प्राइस क्या माना जाएगा? सेलर जो कि सामान को रीपजेस कर रहा है। जितने में डिफॉल्टर बायर ने उस सामान को खरीदा, मतलब डिफॉल्टर बायर के लिए जो परचेस प्राइस है उसमें से हम परचेस के डेट से लेकर डिस्पोजल के डेट तक का जितना भी क्वार्टर बीत रहा है हर एक क्वार्टर के लिए 5% लेस करेंगे और अब जो वैल्यू आएगा वही गुड्स का परचेस प्राइस मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल है यहां पर, मिस्टर एक्स सोल्ड ए टीवी ऑन फाइनेंस टू मिस्टर जेड ऑन 1 अक्टूबर 2017 फॉर ₹12,000। मिस्टर एक्स ने 1 अक्टूबर 2017 को मिस्टर जेड को फाइनेंस पर एक टीवी 12,000 रुपए का बेचा। ड्यू टू डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ EMI, मिस्टर एक्स repurchased the TV from Mr. Jed on 31st December 2017। EMI का पेमेंट नहीं करने की दशा में मिस्टर एक्स ने 31 दिसंबर 2017 को मिस्टर जेड से टीवी को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, यहां पर एक्स जो है जेड को बेचा, जेड परचेजर है। ठीक है, अब जेड जब इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पाया तो एक्स जो है 3 महीना के बाद में सामान को यानी टीवी को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में इन दिस केस वैल्यू ऑफ परचेज विल बी ओरिजिनल परचेज प्राइस रिड्यूस्ड बाय 5 परसेंटेज पॉइंट फॉर एवरी क्वार्टर। कितना क्वार्टर हुआ है? 1 अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017, 3 महीना हुआ, एक ही क्वार्टर बीता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12,000 का 5% निकालेंगे हम लोग। ठीक है, एक क्वार्टर के लिए 600 रुपये आएगा। तो परचेस प्राइस क्या हो गया? एक्स के लिए जो ये सामान को दोबारा अपने कब्जे में लिया ना, तो उसके लिए इस टाइम पर परचेस प्राइस 11,400 रुपया हो गया। अब बाकी रूल वही है जो पहले चलेगा। अब ये 11,400 का सामान जितना है बेचेगा उसका डिफरेंस सप्लाई का वैल्यू माना जाएगा। अगर इस परचेस पर जो जीएसटी दिया गया है, मतलब कि जो भी जीएसटी बनता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है तो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स टुक ए कार लोन फ्रॉम HDFC बैंक फॉर ₹12 लाख। मिस्टर एक्स ने HDFC बैंक से 12,000 रुपए का कार ऋण लिया। He bought a new car of ₹14 lakh in July 2016। उन्होंने जुलाई 2016 में 14 लाख रुपए की एक नई कार खरीदी। He paid ₹2 lakh from his own pocket and ₹12 lakh from the amount of loan taken। ये जो नई कार खरीदी 14 लाख की, इसके भुगतान में उन्होंने 2 लाख रुपए अपनी जेब से और 12 लाख रुपए लिए गए ऋण की राशि से किया। ड्यू टू लॉस ऑफ हिज जॉब इन
February 2018 he could not pay the balance installment amount to the bank. फरवरी 2018 में अपनी नौकरी खोने के कारण वह बैंक को शेष किस्त की राशि का भुगतान नहीं कर सका. HDFC Bank repurchased the car in March 2018 after serving of default notice. HDFC बैंक ने डिफॉल्ट नोटिस देने के बाद मार्च 2018 में कार पर अपना कब्जा कर लिया, मतलब कि कार को रिपोजेस कर लिया. HDFC Bank sold the car to Mr. Ram for rupees 9,50,000 in the month of March 2018. HDFC बैंक ने मार्च 2018 के महीने में 9,50,000 रुपए में कार मिस्टर राम को, श्री राम को बेच दी. डिसाइड वेदर बैंक इज लाइबल टू पे GST. तय करना है कि क्या बैंक GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है या नहीं. इफ यस देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई. यदि है तो आपूर्ति के मूल्य की गणना करें. इस सवाल में क्या है कि HDFC से लोन लिया है एक्स नाम का आदमी 12 लाख रुपया का, कार खरीद लिया 14 लाख में. ठीक है, अब जब इसका नौकरी चला गया तो ये इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पाया, तो HDFC बैंक मार्च 2018 को डिफॉल्ट का नोटिस देके कार को फिर से अपने कब्जे में ले लिया और फिर इस कार को मिस्टर राम को दोबारा 9,50,000 में बेच दिया गया. तो अब आपको बताना है कि GST लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो सप्लाई का वैल्यू क्या होगा. तो यहां पर HDFC बैंक जो है वो GST का पेमेंट करने के लिए उत्तरदायी है, लाइबल है, क्योंकि ऋण की वसूली के लिए, लोन की रिकवरी के लिए बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्ति की बिक्री व्यापार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए की जाती है, जो कि आपूर्ति शब्द के दायरे में है. Yes, HDFC Bank is liable to pay GST since the sale of second-hand goods by bank for recovery of loan is for furtherance of business and falls within the ambit of the term supply. मतलब जिस काम के लिए लोन लिया उसी काम में ना पैसा लगाया गया था. यहां पर for the purpose of determination of value, valuation rules shall be considered. मूल्य निर्धारण के उद्देश्य के लिए मूल्यांकन नियमों को देखा जाएगा. ये जो वैल्यूएशन रूल है, मूल्यांकन का नियम है, उसके अनुसार एक डिफॉल्ट बोरोवर, मतलब कि उधार लेने वाला, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, उससे लोन या जो उधार दिया गया पैसा है, डेब्ट है, उसकी रिकवरी के लिए अगर सामान को दोबारा अपने कब्जे में लिया जाता है तो उसका जो परचेस प्राइस है वो डिफॉल्टर के द्वारा ऐसे गुड्स का जो परचेस प्राइस होगा उसको माना जाएगा जिसमें परचेज के डेट और जिस डेट को ऐसा रिपोजेशन करने वाला व्यक्ति उसको निपटाता है उसके माने उस डेट के बीच में जितना भी क्वार्टर बीतेगा, जितना भी तिमाही बीतेगा या उसका कोई हिस्सा बीतेगा, उसके लिए 5% के अमाउंट को घटाया जाएगा. वैल्यूएशन रूल्स प्रोवाइड्स दैट द परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स repurchased from a defaulting borrower who is not registered for the purpose of recovery of a loan or debt shall be deemed to be the purchase price of such goods by the defaulting borrower reduced by 5%
for every quarter or part thereof between the date of purchase and the date of disposal by the person making such repossession. यहां पर X परचेस किया है कार को जुलाई 2016 में और HDFC बैंक अपने लोन की रिकवरी के लिए इस कार को अपने कब्जे में लिया है मार्च 2018 को, बेच भी दिया है ना। तो जिस डेट को परचेस किया है डिफॉल्टर बोरोवर जी है ना, और जिस डेट को मतलब कि जो सेलर है रीपोजेस्ड गुड्स को सेल कर देता है, उस डेट तक में जितना क्वार्टर बीतेगा उतने क्वार्टर का 5% लेस करना है। क्लियर? इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज अंडर। सप्लाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 14 लाख में कार खरीदा गया है। अब देखिए जुलाई 2016 से लेकर ये खरीदने का डेट था, बेचने का डेट है हम लोग का मार्च 18। तो जुलाई 16 से गिनिए, जुलाई 16 से कितना क्वार्टर बीतेगा? मार्च 18 तक। जुलाई 16 से दिसंबर 16 तक 2 क्वार्टर हुआ, यानी जुलाई अगस्त सितंबर 2016 का 1 क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 क्वार्टर। 2017 में 4 क्वार्टर आएगा और 2018 में जनवरी से लेकर मार्च तक 1 ही क्वार्टर है। तो 2, 4, 6 और 1 7 क्वार्टर हो गया। ठीक है, तो 7 क्वार्टर के लिए, 7 तिमाही के लिए 5% लेस किया जाएगा हर एक क्वार्टर के लिए। ठीक है। परचेस प्राइस ऑफ कार बाय द डिफॉल्टिंग बोरोवर है 14 लाख, 5% लेस करेंगे फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि 7 क्वार्टर्स है जुलाई 16 से मार्च 18 तक। तो 14 लाख जो है, 14 लाख का 5% 7 क्वार्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आएगा ₹4,90,000, 4,90,000 रुपया। तो 14 लाख में ये हर एक क्वार्टर के लिए 5% लेस कर दिए। ठीक है, ये रीपोजेस्ड गुड्स के डिस्पोज करने के डेट तक का जितना क्वार्टर आता है, तो हमारा डीम्ड परचेस प्राइस क्या हो गया? 9,10,000 रुपया। ठीक है, अब इसको सेल कर रहा है सेलर 9,50,000 में, मिस्टर राम को दोबारा बेच रहा है ना। तो सप्लाई का वैल्यू क्या हो गया? परचेस प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस 40,000। इसी पर जीएसटी लगेगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में।